नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता एंड फार्मासिस्ट की आवाज, आपकी आवाज। और आज हमने लाइव प्रोग्राम रखा था कुछ विषय को लेकर। और आज मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हुए हैं, जो कि रशीद सर जी हैं, इकबाल जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है फार्माकोलॉजी के। और आशुतोष कुमार सिंह जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और खासकर हेल्थ हेल्थ के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे अक्सर लिखा करते हैं। और हमारे साथ हर्ष यादव जी हैं, जो कि रिसर्च स्कॉलर है और लगातार इस हर डिबेट प्रोग्राम में नजर आता है, क्योंकि वो विशेष एनालिसिस करते हैं पूरी डिबेट प्रोग्राम में। तो मैं आशुतोष जी के बारे में बताऊं कि इन्होंने भारत स्वास्थ्य अभियान में प्रवक्ता रहे हैं और हैं अभी। और कई सारे वो हेल्थ सेक्टर में उन्होंने काम किया है। और खासकर फार्मासिस्ट की बात करूं तो उन्होंने फार्मासिस्टों के साथ बहुत मिलजुल कर काम किया और बहुत नजदीकी से उन्होंने देखा है। और उन्हें अपने जेनरिक मेडिसिन को भी कई सारे स्टेट्स में जाके, करीबन 32-34 स्टेट में उन्होंने जाकर लोगों को बताया कि जेनरिक मेडिसिन के क्या इंपॉर्टेंस है। लोगों को डिफ्रेंशिएट भी किया कि ब्रांड और जेनरिक में क्या फर्क है। और उन्होंने नो योर मेडिसिन नो योर फार्मासिस्ट का भी कैंपेन चलाया है। और यदि देखा जाए तो ओवरऑल आशुतोष कुमार जी फार्मासिस्टों के साथ बहुत ही करीबी से उन्होंने काम किया है, जो कि काबिल तारीफ है एज ए जर्नलिस्ट। और अक्सर वो हेल्थ के सेक्टर में वो समस्या से जुड़ी लिखा करते हैं। तो इसीलिए आज मैंने सोचा था सवाल, मतलब जर्नलिस्ट एक क्या, मतलब फार्मासिस्ट के बारे में क्या सोचता है। क्योंकि कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम एक अंजना ओम कश्यप के द्वारा चलाया गया था। और उसमें एक फार्मासिस्ट को एक झोला छाप करके रिप्रेजेंट किया गया था। तो उसी विषय मैंने फिर आशुतोष सिंह जी से बात किया कि क्या वाकई में उनके नजर में एक फार्मासिस्ट झोला छाप है। क्योंकि उन्होंने इतने करीबी से काम किया है, नजदीकी से उन्होंने काम किया है, फार्मासिस्ट के मुद्दों पर लेकर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर पे हो, तमाम सारी ऐसी चीजों पे उन्होंने काम किया है, अनगिनत चीजों पे। उनकी एक किताब भी है जेनरिक पे, उन्होंने जेनरिक इकोनॉमिक्स करके उन्होंने लिखा है। तो मैं इसी मुद्दे पे आज आगे डिबेट प्रोग्राम बढ़ाऊंगा। तो आशुतोष कुमार जी की तरफ में आऊंगा पहला। सर, आपने अंजना ओम कश्यप का प्रोग्राम देखा होगा। अंजना ओम कश्यप ने एक अपना प्रोग्राम करती है और झोला छाप का एक स्टिंग ऑपरेशन चलता है। और बी कॉम बीए के साथ साथ वो बी फॉर्म को घसीट लेती है और कहती है कि बी फॉर्म झोला छाप है। तो क्या आपको क्या लगता है सर, आपने तो इतनी नजदीकी से काम किया है फार्मासिस्टों के साथ, आपको क्या लगता है कि बी फॉर्म वाकई झोला छाप है? तो आपकी नजर में क्या है ओवरऑल? सबसे पहले रोहित जी, आपने इस मंच पे हमें बुलाया, इसके लिए आपका आभार और आपकी टीम को आभार। और फार्मासिस्टों की आवाज को आप लगातार उठाते रहे हैं और आज फिर आप उठा रहे हैं, इसके लिए भी स्वस्थ भारत अभियान, स्वस्थ भारत न्यास की तरफ से आपको आभार प्रकट करता हूँ। अब रही सवाल अंजना कश्यप की कि उन्होंने बी फॉर्म को झोला छाप कैसे कह दिया, क्यों कहा। तो इस हमें तो लगता है कि दरअसल जो लोग टीवी पे बोलते हैं वो लोग प्रस्तोता हैं, एंकर हैं, उनको पत्रकार कहना भी बहुत न्यायोचित नहीं है। एग्जैक्टली। और ठीक है, और उनके साथ क्या है कि उनकी एक रिसर्च टीम होती है, टीम ने रिसर्च करके दिया और जो स्क्रिप्ट लिख दिया गया वो स्क्रिप्ट उन्हें पढ़ना, उन्होंने पढ़ राइट। दिया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फेलियर पूरी उस टीम का है, जो रिसर्च टीम है, जिसने बी फॉर्म, बी कॉम और बाकी को फ्लो में वो बोल गए, उस ये नहीं समझ पाए कि बी फॉर्म का मतलब क्या होता है और बी कॉम का मतलब क्या होता है। मतलब कॉमर्स और फार्माकोलॉजी को उन्होंने मिक्सअप कर दिया। एक तो उनसे हमें लगता है जैसे टंग स्लिप होता है, वैसे उन्होंने वहां पे किया। तो ये एग्जैक्टली। मैं अब आपको लग रहा होगा कि चूंकि मैं भी पत्रकार हूं तो मैं उनको उनका हाँ उनका एग्जैक्टली, पक्ष ले इसीलिए रहा मैंने हूं, आपको लग सकता आपसे। है। लेकिन मैं पक्ष वाली बात नहीं, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यह गलती पूरी तरह से रिसर्च टीम की है। और मुझे लगता है कि इसके लिए आज तक की रिसर्च टीम को, क्या उनके मैनेजमेंट को माफी मांगनी चाहिए। ये मैं आपके इस मंच से सीधे तौर पे कहता हूँ और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि बी फॉर्म झोला छाप नहीं है। राइट। मेरा ये एग्जैक्टली। एकदम वन लाइनर स्टेटमेंट है कि जो बी फॉर्म है वो 4 साल की जो पढ़ाई करता है, किसी एमबीबीएस डॉक्टर से कम पढ़ाई नहीं करता है। अगर इसलिए उसका मैं आपको, हमारे हाँ। साथ असिस्टेंट प्रोफेसर राशिद साहब हैं, हर्ष यादव जी पीएचडी स्कॉलर हैं, दोनों लोग हैं जो एकेडमिया से हैं, वो बता सकते हैं कि कितनी पढ़ाई पढ़नी होती है। और मैंने तो आर्टिकल में लगातार लिखा है कि जो फार्मासिस्ट है वो दवाइयों का डॉक्टर है। तो राइट। दवाइयों को, मैं फार्मासिस्ट को दवाइयों का डॉक्टर कहता हूं और कहता रहा एग्जैक्टली। हूं, लिखता रहा हूं, बोलता रहा हूं। तो ऐसे में अगर किसी बड़े चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे किसी पत्रकार द्वारा या किसी रिसर्च टीम की गलती अगर कोई हो जाती है, तो उस पे तो निश्चित रूप से पत्रकारिता का ये है कि पत्रकारिता में चूंकि बहुत तेजी में काम करना होता है, गलतियां स्वाभाविक है।
गलती हो जाना कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं हुई सर कि गलती को हो झोला जाना छाप गलती नहीं है। किया जाए। रोहित जी मेरी बात सुनिए, गलती हो जाना गलती नहीं है, गलती हाँ, होने के बाद गलती को स्वीकार नहीं करना सबसे बड़ी गलती। तो मुझे लगता है कि आज तक को इस पे सफाई देनी चाहिए, और आप लोग चूंकि डिमांड उठा रहे हैं, मैं लगातार फॉलो कर रहा था ट्विटर पे, फेसबुक पे, हजारों लोगों ने ट्वीट किया, शायद हमें लगता है कि शायद अभी तक जवाब आज तक की तरफ से आया है कि नहीं आया है, मुझे शायद मैं उससे अवेयर नहीं हूँ। अभी तक अगर मेरी बात आज तक की टीम सुन रही होगी, क्योंकि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ और हेल्थ जर्नलिज्म में पिछले 15-20 वर्षों से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, तो कम से कम ये जो गलती हुई है उस पर एक आपको क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए कि वो गलती हो गई, तो शायद हमें लगता है कि जो फार्मासिस्टों का जो आक्रोश है वो कुछ कम होगा। जी रोहित जी, अब आप। हाँ, तमाम सारे ट्विटर्स पे हो या यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, इवन मैंने अपनी कैंपिंग कितना चलाया कि जो वंजना ओम कश्यप को फार्मेसिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। अक्सर मैं यहाँ तक देखा करता हूँ वो डीसीजीआई का जिक्र करती है वंजना ओम कश्यप लगातार अपने प्रोग्राम में, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि डीसीजीआई में जो बैठा हुआ जो एक व्यक्ति है वो भी बी फॉर्म है, एम फॉर्म है, पीएचडी है, यानी वो फार्मेसी से ही बिलोंग करता है। मैंने तो सीधे कहा ना कि वो एंकर है, उनके सामने जो पढ़ने के लिए दिया जाएगा वो पढ़ देंगे, राइट, ठीक है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि फार्मासिस्ट जितने हैं उन्हें भी जिस तरह से उन्हें फार्मेसी के बारे में नहीं जानकारी है, उसी तरह से शायद हम फार्मासिस्टों को, जो बाकी फार्मासिस्ट हैं, उनको पत्रकारिता के बारे में कम जानकारी है। तो उसके अंदर की जो चीज है, चूंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ और स्वास्थ्य पत्रकार भी हूँ और आप लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो मैं दोनों चीजों को देख पा रहा हूँ कि कहाँ पे गलती हुई होगी। तो इसलिए अंजना ओम कश्यप जी जी जी, हर्ष जी शायद आप हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। जी जी, आशुतोष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पत्रकारिता की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया कि एक पत्रकार फार्मासिस्ट को किस नजर से देखता है, और फार्मासिस्टों के बारे में जर्नलिज्म में आप एक सोसाइटी के तौर पे देखेंगे तो बहुत कम लिखा गया और पढ़ा गया है मेरे ख्याल से। जब भी आर्टिकल देखते हैं तो अक्सर वो डॉक्टरों के पेज से या बीमारियों के पेज से जुड़ा हुआ होता है, बट उसमें फार्मासिस्टों का जिक्र बहुत कम होता है। जैसा कि सर आपने कहा कि अंजना ओम कश्यप एक एंकर है और वो केवल रीड आउट करती है जो रिसर्च टीम उनको उपलब्ध कराती है डेटा के तौर पे। तो सर जैसे एक आज तक एक बहुत बड़ा एक ब्रांड है, जैसे हर कोई जानता है इसको, घर में हर किसी के चलता है, और एक इतनी बड़ी एंकर को रिसर्च टीम जब कोई अच्छे से रिसर्च नहीं की हुई नॉलेज या शब्द को उसमें मतलब डिस्प्ले करते हैं और वो पढ़ देती है, तो इससे अगर एक कम्युनिटी को आहत पहुंचता है, उनके मानहानि का नुकसान होता है, जो भी होता है, तो मैं आपसे एक जानकारी चाहूंगा सर कि हम इसकी लड़ाई किस तरीके से लड़े कि अंजना ओम कश्यप माफी मांग ले, क्योंकि हमने डिफरेंट कैंपेन चलाए हैं इस फार्मासिस्ट की आवाज के पेज से, और ट्विटर में हैशटैग भी चलाया है सर, वो 29 रैंक तक भी चला था ट्रेंडिंग में। बट हम अपनी तरीके से सोशल मीडिया में सेंसिटाइज करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, पर अभी तक आज तक से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। हर्ष जी, आप जब कोई भी चैनल देखते होंगे उसके नीचे एक स्क्रॉल चलता है, उसमें ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन और किसी भी खबर से यदि आप असहमत हैं तो उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए, क्वेरी करने के लिए ईमेल आईडी दी जाती है, और सब कुछ आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन और बाकी जो चीजें हैं वो एक तो वहां पे आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, पहली बात, और बाकी सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं वो तो हो ही, और इसके साथ ही इस मुद्दा पे हमें लगता है कि आप लोगों को अखबारों में लिखना भी चाहिए, ऑपेड लिखिए, ताकि ये बात लोगों को समझ में आए कि जो इस देश का फार्मासिस्ट है वो बैकबोन है इस पूरी व्यवस्था का। क्योंकि एक डॉक्टर जो डायग्नोज करता है, अगर फार्मासिस्ट नहीं है ठीक से, अगर वो प्रिस्क्रिप्शन किसी फार्मासिस्ट के हाथ में नहीं जाता है और किसी ऐसे लोग उस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए डेक्सामेथासोन या डेक्सोना लिखा गया और उसके बदले में किसी ने कोई और दवाई दे दी, डुल्कोलेक्स दे दी, तो क्या होगा? आप दोनों लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए फार्मासिस्ट की पढ़ाई जो है इतनी टेक्निकल है और इतनी जरूरी है, और एक तरह से समझिए कि जीवन रक्षक पढ़ाई है। मैं उस पढ़ाई को जीवन रक्षक पढ़ाई के रूप में मैं देख रहा हूँ, क्योंकि एक भी भूल, जिस तरह से डॉक्टर की कोई भूल स्वीकार अगर कोई सोसाइटी स्वीकार नहीं कर सकती है, उसी तरह से फार्मासिस्ट भी है, वो भी अगर कोई गलती करे ये कोई स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसकी गलती का मतलब किसी की जान जा सकती है। तो इतना सेंसिटिव
ये पढ़ाई है और इतना सेंसिटिव फार्मासिस्ट होता है, उसके बाद अगर उसको कोई इस तरह से कहे कि वो बीकॉम और बी फार्मा और झोला छाप है, तो हमें लगता है कि स्वाभाविक रूप से आप लोग का आक्रोश जायज है। और देश को भी जानना चाहिए, सोसाइटी को भी जानना चाहिए कि जो फार्मासिस्ट है, जो आपकी सेवा कर रहा है, वो कितना पढ़ के आया है। सर एक सवाल और मेरा ये था, आशुतोष जी, एक चीज मैं देखता हूँ कि अभी जो फार्मेसी की जो हालत है वो दिन पे दिन आप भी नजदीकी से काम किए हैं और हम लगातार इस पेज के माध्यम से भी कई सारे मुद्दे उठाते आ रहे हैं। इवन आपने भी कई सारे कैंपेन चलाए, नो योर मेडिसिन नो योर फार्मासिस्ट का, क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली जो दवाइयों के बारे में जो सही राइट इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, तो तमाम सारी ऐसी बातें हैं। पर एक चीज मैं देख रहा हूँ, ये कोविड-19 के टाइम अभी है, चल रहा है 2020-21 से काफी दिनों से चल रहा है और बहुत सारे मीडिया जो जर्नलिस्ट हैं वो लगातार कोविड-19 के गाइडलाइन 20 के जो भी कोविड के बारे में वो जानकारी देते हैं। तो ऐसी इस वक्त उनको कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के पहले उनकी जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। यदि उन्होंने बी फार्म को झोला छाप बोल दिया तो कहीं ना कहीं एक पेशेंट जो थे वो कहीं ना कहीं उनका एक ट्रस्ट कम हुआ, एक सोशल मीडिया पे एक तो छवि तो खराब हुई ही, तो कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट थोड़ा थोड़ा बिल्डअप हो रहा था वो भी थोड़ा बिल्डअप होना कम हो गया, क्योंकि एक नेशनल टीवी पे आके डायरेक्ट किसी तरह का झोला छाप बोल देना। और इस वक्त जिस समय अभी कोरोना काल का समय है और एज ए हेल्थ में फार्मासिस्ट को एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही समझते हैं और कैटेगरी में ही आते हैं, तो एक इमरजेंसी सिचुएशन में भी वो एज ए हेल्थ केयर एचसीपी वो वर्क कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। सपोज एक दिन हर्ष यादव ने भी एक दिन सवाल उठाया था कि कोई व्यक्ति चल रहा है और उस गिर जाता है और उसको ब्लीडिंग होने से वो लगता है, तो उस समय कोई भी वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होगा वो देगा, तो उसे हम झोला छाप नहीं कहेंगे। तो इस वक्त में इस महामारी में खासकर इस तरह का शब्द को इस्तेमाल करके तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर को कमजोर किया जा रहा है। और दूसरी चीज मैं रखूंगा एक बात कि अभी अरविंद केजरीवाल जी के देखा मैंने कि वो थर्ड वेव की तैयारी कर रहे थे, उसमें उन्होंने बोला कि 12th पास को वो ट्रेनिंग देके उनको थर्ड वेव की कोरोना वायरस के महामारी से बचाएंगे। तो इस पर अंजना ओम कश्यप या जितने तमाम सारे मीडिया उस पर सवाल उठानी चाहिए थी कि हमारे देश में एचसीपी यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की कमी नहीं है। यदि मैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखूं तो 12 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड है काउंसिल्स के पास, और ऐसे देखा जाए फार्मासिस्ट 20 लाख है। ऐसी इंफॉर्मेशन पे उन्हें आवाज उठाने की जरूरत है कि 12th पास कैसे कोरोना वायरस थर्ड महामारी को कंट्रोल करेगा। रोहित जी, आपका जो भाव है मैं समझ पा रहा हूँ। इसमें मैंने इसके पहले भी लिखा भी है और जब भी हमने फार्मासिस्ट लोगों के बीच में मैं जब भी गया हूँ तब मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है फार्मासिस्टों में यूनिटी का होना, पहली बात। दूसरी बात जरूरी है कि आपस में लड़ने झगड़ने और नेतागिरी से उभरते हुए कंटेंट पे ध्यान देना। आपके जो बुरा ना माने, मैं क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो साफ साफ बोलूंगा, क्योंकि मैं आपके बीच का ही हूं, आपके बीच में रह के काम किया है। हम लोग एसोसिएशन से कोई नहीं है यहाँ पे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल अभी चूंकि आप जितने लोग देख रहे हैं, हजारों लोग देख रहे हैं, सभी फार्मासिस्ट बंधु जो देख रहे हैं, अलग अलग एसोसिएशन के लोग देख रहे होंगे, तो मैं उन सबसे कह रहा हूं कि कंटेंट जब तक आपका मजबूत नहीं होगा, आप जब आगे बढ़ के अपने बारे में बताएंगे नहीं, भाई जब बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो आपको भी बताना पड़ेगा अपने आप को। और पिछले 5-6 वर्षों में ये सुखद है कि पिछले 5-6 वर्षों में एसोसिएशन नए नए बने हैं, लोग आगे आए हैं, काम हुए हैं, फार्मासिस्ट एक मुद्दा बन गया है जो कि पहले बिल्कुल ही नहीं था। और डॉक्टर भी फार्मासिस्टों को ऐसे ही दोयम दर्जा का समझते थे और मुझे साफ साफ कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब स्थितियां बदली हैं और सरकार तो समझती ही थी। और जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपका है उसका तो जवाब ही नहीं है, वहां पे महान लोग बैठे हुए हैं और मठाधीशी ऐसी चल रही है कि 20-20 साल से लोग बदलते नहीं है। तो आपका जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, सबसे पहले तो उसको या तो भंग कर दिया जाए और नए सिरे से काम हो, और नहीं तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ठीक से वहां पे नए लोग आए और नए से काम हो, नए चेहरों को ले आया जाए। एक ही चेहरा पता नहीं क्यों आपके यहाँ रहता है, हमें आज तक नहीं समझ में आया, और आप लोग क्या कर रहे हैं ये भी नहीं। इसके लिए मैं आऊंगा, राशि साहब जी बहुत देर से हैं, सॉरी आपको काफी मैंने जी काफी देर के बाद आपको मैंने कनेक्ट किया। तो राशि जी, आप एज एकेडमिशियन हैं और आपको क्या लगता है इस तरह का जब शब्द सामने आता है और एक तरफ आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि बी फॉर्म में ये स्कोप है और एक तरफ मीडिया में ये चला जाता है बी फॉर्म झोला छाप है, तो आप ऐसे सिचुएशन को फिर कैसे हैंडल करते हैं? क्या आपको लगता है कि काउंसिल को इस पे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आपके लिए तो बहुत टफ हो जाता है, एज एकेडमिशियन है आप कॉलेज में बी फॉर्म को मोटिवेट कर रहे हो, एक तरफ नेशनल टीवी में बी फॉर्म को झोला छाप बोल रहा है, तो बड़ा वो सिचुएशन अजीब सा हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि ये मुद्दा तो काफी उठा है, कई सारे स्टूडेंट्स भी देखे हैं इस सब चीजों को, तो कहीं तो डिमोटिवेट तो हो रहे हैं।
रोहित गुप्ता जी, हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक ऐसे मंच पे आमंत्रित किया है जो कि पूरा देश इसको सुन रही है। ये सबसे पहले तो मैं एक कहूँगा कि ये घोर विडंबना है जो अंजना ओम कश्यप एक फार्मासिस्ट को झोला छाप बोलकर निकल जाती है और हम हेल्थ केयर वर्कर्स चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे होते हैं। आशुतोष जी ने एक बहुत ही सत्य बात कही और मुझे बहुत ही पसंद आया कि एक माँ बच्चे को दूध भी तब तक नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने आप को ही खुद फोकस नहीं करना चाहते हैं। हम लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना नहीं चाहते हैं। असल में फार्मासिस्ट है क्या, ये 99% लोग, 90% लोग, ये जो आप ग्रामीण इलाके हैं वो लोग जानते नहीं। उनको पता नहीं कि किनके द्वारा दवा जो दी जा रही है वो सेफ हैंड के थ्रू दी जा रही है या एक इलीगल पर्सन हमें दवा दे रहा है। चाहे ओटीसी की ड्रग्स हो, ओटीसी ड्रग्स तो वैसे भी अवेलेबल इजीली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो दे ही देते हैं। बाकी जितने भी शेड्यूल की ड्रग्स हैं, चाहे वो एच की हो, चाहे सी की हो, चाहे एम की हो, वो भी वो इवन चुरा छिपा के का खुलेआम देते हैं। वो मैं दिल्ली जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के दवा लेने जाएं, आपको आसानी से वो अवेलेबल करा देंगे। इवन वो पूछते भी नहीं है कि आपको किसने लिखा, क्या लिखा, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। खैर, ये मुद्दा है। तो सबसे पहली चीज है कि हमें संज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि अंजना ओम कश्यप ने जो इस तरह की एक तरीके से प्रताड़ित किया है उन्होंने फार्मेसी जो प्रोफेशन है उसको, एक मैं यही कहूँगा कि प्रताड़ित किया है। उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि फार्मेसी में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और एक फार्मासिस्ट 4 साल की पढ़ाई में बनने के बाद उसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट के ज्ञान है, शायद उनको नहीं पता, और नहीं भी पता होगा मुझे लगता है। इसलिए कि प्रूफ रीडिंग वाले की गलती मुझे लगता है कि जहाँ तक है, अंजना ओम कश्यप एक रीडर है, न्यूज़ रीडिंग करती है, न्यूज़ रीडर है वो, तो गलती उनके हैंड से कम और जो प्रूफ रीडिंग करने वाले हैं उनकी गलती ज़्यादा है। खैर, अब रही बात कि चाहे वो प्रोफेशन हमारा जो भी हो, चाहे वो एकेडमिक्स का हो, चाहे वो हमारा इंडस्ट्री का हो, चाहे वो हमारा कॉर्पोरेट का हो, आज आप बिकॉज आई हैव फेस्ड ऑल द 3 फेजेस, आई हैव फेस्ड, रोहित गुप्ता जी आप जानते होंगे, आप भी इस फेज से गुजरे हैं। मैं एक एकेडमिशियन, मेरा शुरू से एक शौक था, या जिसको बोलिए पैशन था, कि आई हैव टू डिलीवर व्हाट आई नो। मैं, मेरे अंदर जो ज्ञान है वो बच्चों को बांटूं। बट नाउ पता नहीं आजकल इधर 2-3 सालों से जब मोटिवेशन की बात आती है, रोहित जी ने कहा कि आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं, तो ऑनेस्टली अगर पूछा जाए तो बीइंग ए टीचर और बीइंग ए एकेडमिशियन, मोटिवेट तो जरूर करता हूं बच्चों को, लेकिन वो खुद को एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि व्हाट आई एम सेइंग इज इट राइट। और मुझे पता है कि बच्चे आगे चल के क्या, इनके साथ कौन सा सिचुएशन आने वाला है। आज इंडस्ट्री में बच्चों को 8,000 की जॉब लगती है। अगर आप ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन के बाद अगर आते हैं, आपको 15,000 की जॉब लगती है। एकेडमिशियन का ये हाल है कि 15,000 की जॉब लगती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सिस्टम है। सिस्टम जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। मैं सीधा टारगेट मैं उनको करना चाहूंगा कि इस चीज पे सबसे पहले फोकस करें कि जो हमारी जो सप्लाई है, चेन ऑफ सप्लाई जो मैनेजमेंट होता है, जो हम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, चेन ऑफ सप्लाई, कि आप हर साल जो आपके लाखों बच्चे निकल रहे हैं, उसके रेशियो में आप कितने जॉब्स अवेलेबल करा रहे हैं। एवरीवन इज नॉट एबल टू ओपन द फार्मेसी स्टोर। किसी के पास 10 लाख रुपए नहीं है कि वो डिप्लोमा करके वो कल को और 15 दिन के बाद वो फार्मेसी स्टोर खोल ले। और लोन भी, रही बात लोन की, तो लोन भी किसी को इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। लोन भी उसी को मिलती है जिसके पास एक नेटवर्थ हो कुछ। तो कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी जो हमें कमी जो नजर आती है वो हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में है। और मैंने एक आरटीआई भी डाला था, उस आरटीआई का जवाब भी मुझे मिला और मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मैं पुनः फिर से मैं आरटीआई डालूंगा। और लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर मैं एक अकेला फील करता हूँ। जब मैंने रोहित गुप्ता जी को लाइव आते हुए सुना तो मुझे लगा कि नहीं, चलो एक कदम से कदम मिलाने वाला मुझे एक व्यक्ति मिला है
मैं एकेडमिशियन जरूर हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी संघर्ष से भरी रही है। मैं जहां भी रहता हूँ अपने राइट्स के लिए मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप अपना अधिकार नहीं लोगे, ये जालिम दुनिया आपको जीने नहीं देगी। और और माफ कीजिएगा, थोड़ा देर रुकिए, 2 मिनट के रोकूंगा। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सिर्फ रोहित गुप्ता या हर्ष यादव या राशि जैसे सर जी लोग सामने आए। तमाम सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो अपनी प्रोफेशन को यदि आपको बचाना है या आगे बढ़ाना है तो कुछ वक्त हमें अपनी प्रोफेशन को देना जरूरी बनता है। और मैं भी उसी हैसियत से वीकेंड जितना भी होता है अपनी तरफ से मैं सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ और तमाम सारे इश्यूज को रेज करता हूँ, ताकि लोगों तक आवाज पहुंचे, बात पहुंचे और लोगों को फार्मासिस्ट के बारे में पता चले। तो आप ऐसा नहीं अकेला फील कीजिए, बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं और तमाम सारे आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे। तो मैं मुझे सबसे पहली जो जो अपनी जो एक फीलिंग है वो मैं शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहले एक सेंट्रलाइज करना फार्मासिस्ट को बहुत जरूरी है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम हमारे पास पूरी लिस्ट हो हर एक स्टेट वाइज, और कितने फार्मासिस्ट किस स्टेट में इनरोल्ड हैं, हम उनको एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे लाएं। और आप जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक आप उसके खिलाफ नहीं उतरेंगे, आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। चाहे आप डिबेट पे डिबेट कर लें, आप चाहे चिल्लाते रह जाएं, जब तक आप जब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हमारा काउंसिल है जिसको हमारी चिंता होनी चाहिए, जब वो हमारे बारे में नहीं सोचती, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली और हेल्थ वेलफेयर से आप क्या लगा सकते हैं आशिफ। और हम बहुत पहले से, सारे लोग पहले से सुनते आ रहे हैं कि एमसीआई इज डोमिनेंट ओवर पीसीआई। ये फैक्ट था, ये फैक्ट है। एमसीआई आपको नहीं बढ़ने देगी पीसीआई को। बट ऐसा भी ना हो कि हम अपनी हक, जो हमारी जो राइट्स हैं, हम उसके लिए भी मतलब हमें वो राइट अपने अधिकार भी नहीं। माफ कीजिएगा आपको राशि जी, आपको रोकूंगा। एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कई सारे करप्शन जो थे, जो उसकी वजह से बंद कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे अनइथिकल एक्टिविटीज ऑलरेडी चल रही डिसॉल्व किया बुलाया गया। रोहित गुप्ता जी, यही मैं बोल रहा हूँ कि एमसीआई डिसॉल्व हुई। राशिद जी, मैं थोड़ा सा इसमें और अपडेट करना चाहूंगा, आपकी बात को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि फार्मासिस्ट पहले से मजबूत हुए हैं, पहले से यूनाइट हुए हैं। कुछ कमियां हैं जो मैंने फाइंड आउट किया है। वो कमी है कंटेंट के लेवल पे। आपके यहाँ कोई एक अच्छा से ड्राफ्ट करने वाला कोई नहीं है जो ठीक से। आशुतोष जी, मैं बोलता हूँ कि यूनाइट होकर के आप क्या कर लें। यूनाइट अगर हम सपोज दैट कि हम हो भी जाते हैं और यूनाइट हो भी जाते हैं, लेकिन हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। आज हम पे स्केल 2 पे काम करने के लिए, आप फार्मासिस्ट की जो जॉब निकलती है, इवन गवर्नमेंट में जो निकल रही है, हॉस्पिटल में मैं डेली देखता हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 17,000 रुपए सैलरी, और नर्सिंग वही उसी जगह पे नर्स की सैलरी होती है 24,000 25,000 रुपए। तो क्या हम नर्स से भी गए गुजरे हैं? ये हमारी कंडीशन है जी। मैं एक चीज और यहाँ पे एक पत्रकार होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, जब तक आप लोग बिकेंगे, मतलब जो जितने भी फार्मासिस्ट हैं वो सुन रहे होंगे, और वो सीधे सीधे सुन ले, एकदम सीधी बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जब तक आप बिकेंगे, इसी तरह आपको झुक के रहना पड़ेगा। जिस दिन आप बिकना बंद कर देंगे, उस दिन आप सीना तान के चलेंगे, और इज्जत घर में भी होगी और बाहर भी होगी। तो अगर ये बात आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा ओपन करने की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं। की बात कर रहे हैं, फार्मा रेंटिंग का वो बहुत बड़ा इशू है, और उसको कहीं ना कहीं जो कुछ बॉडीज हैं जो उसको सपोर्ट करती है, जबकि अनइथिकल एक्टिविटी ऑलरेडी चल रहा है, और कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो उसको सपोर्ट कर रही है। और रोहित जी, कुछ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में बदलाव की भी जरूरत है। कोई भी एक्ट बनती है, अमेंडमेंट उसका एक पार्ट होता है। एवरी जो भी हमारी जितने भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उसमें राइट है अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट बिल हर चीज में पॉसिबल है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि बदलाव की जरूरत है। वी नीड टू एम्फसाइज, वी नीड टू फोकस ऑन देम। कहाँ कुछ कमियां हैं, हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उससे एडवाइस लेकर के हम एक सबसे पहले तो एक कमिटी जो है वो जितने भी है, मैं नाम लेना बेहतर नहीं समझता, जो भी हमारी एसोसिएशन है, जो भी है, मैं यही देखता हूँ कि वो अपनी जो बस एक ग्रुपिंग और एक एसोसिएशन बना लिया, और उसमें वैसी बातें, जो बातें हमारे लिए फायदे की है ही नहीं, जो आम जन के लिए फायदे की है ही नहीं, जो फार्मासिस्ट के फायदे की है ही नहीं,
हाँ, वो सिर्फ उनका मोर देन 180 एसोसिएशन है इंडिया में, बता दूं। और उनका अपना अपना पता नहीं कौन सा एक्टिविटी होता है, कोई स्टेट एक्टिविटीज है, कोई पर्सनल एक्टिविटीज है। खैर आज का टॉपिक मैंने कुछ और रखा था, बट बहुत सारा वो सब मुद्दा है बात वो करने सारी का, वो सारी की बात सारी किया जाए वो वो खत्म सारी नहीं होगा। तो वो अभी सारी मैं की सारी जेब पत्रकारिता, भरने की है वो। हाँ, पर मैं मीडिया के रिस्पेक्ट में अलग चीजों में बात करूंगा, क्योंकि अभी मीडिया में अक्सर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी है उसको हिडन कर दिया जाता है, आशुतोष जी। जैसे मैं बात करूंगा अभी, कई बार मैं टीवी में बैठता हूँ तो एक डॉक्टर को बैठा दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई डॉक्टर साहब से पूछा जाता है कि दवाई कब आएगा। तो क्या आपको लगता है कि कि वो एक सही पत्रकारिता है कि डॉक्टर बताएगा दवाई कब आएगा, जबकि पूरे विश्व की नजर एक फार्मासिस्ट पे होता है कि दवा फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट कब को होती है। बनाएगा। हाँ, तो मैं एज ए मीडिया, आप एज ए जर्नलिस्ट है तो जी आपको मैं बिल्कुल रोहित, उनको अपडेट होने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि नहीं टॉपिक बहुत रोहित, है इम्पोर्टेंट का, तो मैं रोहित आप मीडिया जो के बोल रिलेटेड रहे इसको हैं, समझाऊंगा। हाँ जी, रोहित आप जो कह हाँ रहे जी, हैं, मैं इसी बात को पहले भी मैंने कहा कि कंटेंट क्रिएशन की जरूरत है, जो कि आप लोगों के तरफ से नहीं हो पाता है, यह कमी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज ये कंटेंट अभी जैसे फेसबुक लाइव हम लोग अभी जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक तरह से कंटेंट क्रिएशन हो रहा है और हजारों लोग देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में फार्मासिस्ट कौन है और क्या करता है, उसका रोल क्या है। तो अभी तक फार्मासिस्ट के रोल को लेकर के मीडिया भी अवेयर नहीं है। आपके तरफ से आप अपने यहाँ से 10 ऐसे लोगों का नाम बता दीजिए, मैं अभी भी अगर पूछना चाहूं कि 10 लोग ऐसे जो डिबेट में आके ठीक से बात कर सके, तो आप नाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो उतना पढ़ नहीं रहे, उतना वो अवेयर नहीं है। शायद हर जी को इसमें आपत्ति हो, लेकिन मैं मेरी बात समझिए, मैं जो कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग सामने उस तरह से एडवोकेसी में नहीं है। तो फार्म और एडवोकेसी में सिर्फ राजनीति में है, एडवोकेसी में नहीं है। मतलब जहां पे सिर्फ फार्मासिस्टों के हितों की बात हो, आपके अपने एकेडमिया की बात हो, उस पे बात करने वाले बहुत कम लोग हैं आपके पूरे बिरादरी में। जितने लोगों से मैं पिछले 6-7 वर्षों में मिला हूं, राजनीति ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, ये मैंने देखा है। तो इससे उभरना पड़ेगा। जी हर जी आपको जवाब देंगे, आप हर्ष काफी देर से वेट कर रहे हैं। आशुतोष सर, मैं एक सवाल आपसे फिर से करना चाहता हूं। जैसे आपने कंटेंट की बात कही है, तो जैसे पत्रकारिता में की बात जब आती है तो जो न्यूज है या पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसको जो उसके जो कंटेंट को जो पढ़ने वाले जो रीडर होते हैं वो हर उम्र के रहते हैं, हर तबके के। जिसको भी पढ़ना लिखना आता है, उसको बच्चा भी पढ़ रहा होता है जिसको बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती, और उसको एक ऐसा एक्सपर्ट भी पढ़ रहा होता है जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि फार्मासिस्ट के जो पद है, मतलब फार्मासिस्ट क्या क्या काम करते हैं, उनके भी उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करे, ना कि उनको केवल मेडिकल स्टोर या फार्मेसी स्टोर की तरह से रिप्रेजेंट करे। जैसा कि अभी सर ने भी कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग में जैसे दवा कब बनती है, डॉक्टर से पूछने की क्या जरूरत है, आप एक फार्मासिस्ट को बुलाइए ना जो रिसर्च कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि जो आजकल जो पत्रकारिता हम देख रहे हैं अपने आसपास में, उसमें जब भी रिप्रेजेंटेशन होता है तो जैसा एक आम व्यक्ति सोचता है वैसे ही टीवी एंकर्स वाले लोग रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी न्यूज भी एज इट इज आ जाती है चैनलों में। तो ये किस तरीके का रिसर्च टीम है, मेरे को समझ नहीं आता पत्रकारिता। माफ कीजिएगा, आप एक बार रोकूंगा आशुतोष जी, आपसे थोड़ा देर के लिए रोकूंगा। इस कोविड का महामारी है और कोविड महामारी में एक भी इंफॉर्मेशन जो होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है, चाहे पेशेंट के लिए या एक सोसाइटी के लिए, क्या कम्युनिटी के लिए। तो ऐसे वक्त नहीं लगता है कि एक मीडिया को एक वर्क करना चाहिए कि भैया कौन कौन सा पार्ट है जो डॉक्टर्स का है, कौन कौन सा पार्ट फार्मासिस्ट का है, तो एक धड़े से स्क्रिप्ट तैयार करके बोल देना बिकॉज ऑफ टीआरपी। जैसे धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, वो बार बार लिख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ टीआरपी वो ऐसा करते हैं। तो आपको नहीं लगता इस समय महामारी में वो इन्फॉर्मेशन जो भी होना चाहिए वेरीफाई होना चाहिए? आपको नहीं लगता पत्रकारिता थोड़ा डाउन हो रहा है? रोहित आप जो बात कह रहे हैं और जो हर्ष जी ने भी जिस बात के लिए कहा, वो बात मैं भी पिछले 8-9 वर्षों से लगातार कहता आ रहा हूं कि स्वास्थ्य पत्रकारिता जो है वो भारत में न के बराबर है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग हेल्थ रिपोर्टर हैं, हमारा जो संपादक है, जो संपादक लोग देख रहे होंगे, अगर देख पाएंगे तो ध्यान दे, मैं इसके पहले भी संपादकों को पत्र लिख चुका हूं कि हेल्थ रिपोर्टर को ऐसे ही उन्हें लगता है कि हेल्थ रिपोर्टिंग बहुत ही सामान्य सी रिपोर्टिंग है, और कोई भी नया अगर आता है हमारी यूनिट में तो उसको कहा जाता है अच्छा ठीक है ऐसा करो, या तो एजुकेशन देख लो या हेल्थ देख लो। जबकि हेल्थ
स्पेसिफिक बीट है रिपोर्टिंग के लिए, और वहां पे एक्सपर्ट रिपोर्टर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल शब्दावलियां उसमें है और बहुत कुछ समझने की जरूरत है। तो हेल्थ रिपोर्टिंग में भी सिर्फ क्राइम रिपोर्टिंग होती है जो हेल्थ में होता है कि डॉक्टर को किसी ने मार दिया, किसी ने किसी को गाली दे दिया, किसी का पेशेंट मर गया, इस तरह की रिपोर्टिंग होती है। पॉलिसी वाली जो रिपोर्टिंग है अभी भी भारत में न के बराबर है, यह स्वीकार करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और मैं अगर कोई पत्रकार और संपादक अगर कोई देख रहा हो चैनल का, या बाकी जो लोग हो, या मैनेजमेंट देख रहा हो, तो आज समय आ गया है कि स्पेसिफिक स्वास्थ्य पत्रकारों की नियुक्ति आप करें, बहाल करें, जिनको आता हो, ताकि वो समझ सके कि फार्मासिस्ट क्या होता है और बी फार्मा क्या होता है और बी कॉम क्या होता है। एग्जैक्टली ये पूरी गलती इसलिए जी या आशुतोष जी यही हमें भी कमी है, मैं पत्रकारिता जो हो रही है वहां भी कमी है, मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ। एग्जैक्टली तो आशुतोष जी पत्रकारिता में यही कमी है, उसकी वजह से ही मैं कई सारे ऐसे पेशेंट को देखता हूँ जो कि उनका एक शोषण होता है। कई सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं, सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए उसको, तो उनको महंगी दवाई दे दी जाती है। तो तमाम सारे उस पर आपने खुद काम किया है जेनरिक पर लेकर, तो आपने देश में देखा कितने लोगों ने जेनरिक पर सपोर्ट किया। तो सवाल तो मीडिया को ये करना चाहिए कि भैया भारत में जेनरिक क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। जब जेनरिक की बात आती है तो बोलते हैं क्वालिटी खराब है, जब आयुर्वेदिक एलोपैथिक की बात आती है तो बोलते हैं आयुर्वेदिक खराब है। तो भैया सब वही डिसाइड तो नहीं कर सकते ना। तो भारत में क्या है ना, नहीं इसलिए यहाँ पे मैं फार्मासिस्टों का आपको ध्यान होगा रोहित जी, एक मिनट रोहित जी, आपको ध्यान होगा एक समय केमिस्ट एसोसिएशन ने बंद आहूत किया था, शायद 4 साल या 5 साल पहले की बात है। मैंने फार्मासिस्ट यूनियनों को आग्रह किया था कि जितने रियल में फार्मासिस्ट हैं वो केमिस्ट एसोसिएशन के इस बंद का विरोध करें और वो लोगों के जनहित में दवाइयां दे, दुकानें खोलें, और दुकानें खुली थी पूरे देश में। तो फार्मासिस्ट को आगे आना होगा, वो केमिस्ट एसोसिएशनों के और खासतौर से मालिकों के चंगुल से बाहर निकलना होगा और फार्मासिस्ट को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, तब जाकर के सही मायने में काम होगा। आपने देखा होगा कि लखनऊ में भी बहुत धरना प्रदर्शन हुआ था, आपने देखा कि रायपुर में बहुत काम हुआ था, आपने देखा कि बिलासपुर में बहुत काम हुआ। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उस समय फार्मासिस्ट आगे आए और अभी भी आगे आने की जरूरत है। राइट, राशिद जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी राशिद जी। जी हाँ, आशुतोष जी जो बात बिल्कुल सटीक बात है मुझे लगती है उनकी, जो ही बात उन्होंने कही है। सबसे पहले यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, एक प्लेटफॉर्म पे लाना सबसे पहली ज़रूरी, दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है, और तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमारी कोशिश एक लॉन्ग टर्म के लिए ये हो कि पीसीआई को भंग किया जाए। मैं पिछले 6-7 सालों से सुन रहा हूँ कि पीसीआई विल गेट डिसॉल्व, पीसीआई विल गेट डिसॉल्व। व्हाई अब तक क्यों नहीं हुआ? राशिद जी माफ कीजिएगा, थोड़ा देर के लिए मैं रोकूंगा, बट मैं देखता हूँ ऐसा कि कई सारे एकेडमिशियन हैं वो खुलकर बोलना नहीं चाहते ना वो बात करना चाहते हैं, बट लेकिन सपोर्ट तो वही करते हैं उनको। तो काउंसिल जो है टिकी हुई है बिकॉज ऑफ एकेडमिशियन, बिकॉज एकेडमिशियन अगेंस्ट में कभी नहीं बोलते, मैंने कभी नहीं देखा है। काउंसिल काम करे या ना करे उनको, या कई सारे यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज नहीं होते तब भी आवाज नहीं उठाते। कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे फैकल्टी को रेंट पे दिया जाता है। मेरी बात रोहित जी, मेरी बात सुनी जाए। अगर फार्मेसी में करप्शन है, फार्मेसी में अगर करप्शन है तो वो सबसे ज्यादा एकेडमिक्स में है। मैं आपको खुले मंच पे खुले तौर पे बोल रहा हूँ। और अगर पीसीआई की कमाई भी है तो उस एकेडमिक से ही है। अभी इस चीज को आप देख लें कि कई स्टेट्स में फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास जॉब सुनिश्चित करने की गारंटी नहीं है, आप जब जॉब क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप किस बेसिस पे नए कॉलेजेस खोल रहे हैं? आप क्या इकट्ठा आप जो है वो बेरोजगारों की टीम इकट्ठा करना चाहते हैं? ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इसको एक्सपर्ट की टीम बनाई जाए, हर टीम को जिम्मेदारी दी जाए, उस पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा मैं, इसलिए कि एज एकेडमिशियन आप आकर अपनी बातें रखे हैं, क्योंकि पीसीआई के आप बातों के सारे रख रहे हैं। बट मैंने ऐसे देखा है कुछ लोग ऐसे हैं, डॉक्टर ममता का भी नाम लूंगा, काफी वो कमेंट उनका भी आ रहा है, और कई सारे बहुत कुछ एकेडमिशियन हैं जो आके खुलकर बात करते हैं कि नहीं ये चीज गलत हो रही है, वो चीज गलत हो रही है। कई सारे फैकल्टीज की सर्टिफिकेट लगाया जाता है अप्रूवल के लिए,
तो उसमें भी कोई कॉलेज से कोई फैकल्टी आवाज नहीं उठाता है कि क्यों एकेडमिक क्यों फैकल्टी का सर्टिफिकेट लगाया जा रहा है। तो उस समय 60% कॉलेज जो चल रहे हैं ना, 60% जो कॉलेजेस हैं वहां पे अगर जितनी रिक्वायरमेंट है वहां पे 60% आपको फेक एंट्री मिलेगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन everything no PCI know that they have not fully they have full candidates, लेकिन वो इस चीज को उसका इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। अब हम फार्माकोलॉजी के टीचर हैं, कुछ लोग आपसे इंट्रोडक्शन में पूछ रहे हैं आपके बारे में राशि जी। एक्चुअली मैं भी कॉलेज का नाम आपको भूल गया, हमारे कई सारे स्टेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, वो काफी लगातार काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी है वो। मैंने कई सारे कॉलेजेस में पढ़ाया। IIMT में मैंने पढ़ाया, IIMT कॉलेज ऑफ फार्मेसी ग्रेटर नोएडा, रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस किशनगंज, लिंगियास विद्यापीठ फरीदाबाद। थैंक यू। ये इस चीज को बहुत ही गौर फिक्र करने की जरूरत है, बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है, हम कहाँ ले जा रहे हैं अपने आप को। आशुतोष सर, मैं ये कहूंगा कि एज एकेडमिशियन आप जैसे फ्रंट पे आए हैं और ये समस्या रोहित सर के पेज से वो कंटिन्यूअस इस बारे में बोलते गए हैं, और फार्मेसी में इटसेल्फ आशुतोष सर ने भी बताया है बहुत सारी कमियां हैं, और इतनी कमियां हैं कि आज हम दलदल में धंसते जा रहे हैं। और इससे निकलने के लिए केवल अगर हम लोग डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर, PhD, PharmD इस सब चीजों में अगर लगे रहेंगे तो फार्मेसी का कभी उत्थान नहीं हो सकता। चाहे कोई PharmD का हो, PhD का हो, चाहे M फार्मेसी, B फार्मेसी, D फार्मेसी, सबको ऊपर उठना पड़ेगा और अपने आप को लॉयल, ईमानदार तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा इसमें घुस चुका है। अगर एजुकेशन की बात करें तो वहां जैसा आपने खुद बोला, आपको मैं ऐसे ऐसे कॉलेज के एग्जांपल दे सकता हूं जहां 7 फैकल्टी में वहां डिप्लोमा भी चल रहा है, बैचलर भी चल रहा है, मास्टर भी चल रहा है, PhD भी चल रहा है। अगर आप सोचेंगे तो 7 फैकल्टी कैसे पढ़ाएगी एक साथ, आप खुद ही सोचिए। इम्पॉसिबल है, पर अप्रूवल PCI से भी मिला हुआ है, AICT से भी मिला हुआ है। तो ये सारे चीजें को न तो डिप्लोमा का बच्चा ठीक कर सकता है, ना बैचलर कर सकता है। तो जो एक पद पे पहुंचे हैं, जो उस रेगुलेटरी अफेयर्स में है या संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आंखें खोलें और ये सब चीज पे बातें करें। और जो एकेडमिशियन जिनको कम सैलरी पे भी काम कर रहे हैं, वो चीजों को, ठीक है मेरा घर तो चल रहा है, मुझे क्या करना, इस सब चीज से काम नहीं चलेगा। जो डिप्लोमा वाले जो रैंकिंग कर रहे हैं, बैचलर वाले जो रैंकिंग कर रहे हैं, इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। फार्मेसी प्रोफेशन जितना ज्यादा डाउन होते जा रहा है, उसके लिए हर किसी को आगे आना पड़ेगा। अगर रोहित सर बोले कि फार्मासिस्ट की आवाज की पेज से मैं बोलते रहूं और चीजें बदलते जाए, मैं वाहवाही करूं, कमेंट लिखूं, इससे कोई काम नहीं बनेगा। आज सर, राशि सर आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर ने पत्रकारिता के तौर पे इतनी बेहतरीन चीजें हमें बताई हैं, जैसे कंप्लेन करने का। अभी तक बहुत सारे फार्मासिस्ट एसोसिएशन वालों को पता भी नहीं होगा कि कहाँ कंप्लेन करना है, वो PCI को लेटर लिख कर निकलवा रहे होंगे। तो एक जब इंटर डिसिप्लिनरी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो नॉलेज का जब एक्सचेंज होता है तो हमें एक रास्ता मिलता है और हम उसी तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं फार्मेसी को। तो मैं आशुतोष सर और राशि सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए। एक चीज मेरे को समझ में आता है कि यदि इतनी बड़ी शब्द बोल दिया जाता है एक मीडिया की तरफ से और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया साइलेंट है, फिर उसकी बात मैं नहीं करूंगा। अब एक्चुअली मेरा टॉपिक कुछ और है, बहुत चीजों में हम डाइवर्ट हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर, डिमांड सप्लाई को लेकर, तमाम सारे इश्यूज हैं। रोहित आप टॉपिक पे आइए, आपके पास और कौन से सवाल है? एग्जैक्टली हाँ, मैं आशुतोष के मीडिया से आए हैं तो मैं मीडिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, आप खिंचाई कीजिए जितना कर सकते हैं। एग्जैक्टली एक्चुअली मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि हेल्थ क्राइसिस दिखा दिया जाता है कि हमारे देश में बहुत डॉक्टरों की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, तमाम सारी ऐसी चीजें की बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको लगता है कि हेल्थ क्राइसिस की दिक्कत है, क्योंकि हमारे देश में जो देखे गए पॉलिसी क्राइसिस। सुन लीजिए रोहित जी सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं सुनिएगा। मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे देश में फार्मेसी की बात करूं तो करीब नियर टू 20 से 20 लाख भी पहुंच सकता है, क्योंकि 12 लाख तो रजिस्टर्ड मैं जवाब दे रहा हूं, समझ गया। नहीं है, बैचलर, मास्टर और PharmD भी है, जो कि बहुत ही नॉलेज रखता है मेडिकेशन मैनेजमेंट में। और कोविड में सिर्फ मेडिकेशन मैनेजमेंट ही चल रहा था, क्योंकि पार्टिकुलर कोई मेडिसिन नहीं है, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चल रहा था। तो आपको लगता नहीं कि PharmD भी एलिजिबल है? 8 लाख से ज्यादा है हर साइट में। तो ये मीडिया को कहीं ना कहीं वर्क करना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ हेल्थ केयर प्रोफेशन में कौन कौन आता है। मैं आपको बता रहा हूँ रोहित जी, इस देश में, भारत एक ऐसा देश है
जहाँ पे 6 से 7 पैथियां पैरेलल काम करती हैं। केवल अंग्रेजी पैथी नहीं है, यहाँ पे आयुष जो है, आयुष में 6 पैथी एक साथ काम करते हैं। आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथी है। नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सब कुछ आएगा ना। और होम्योपैथी के भी फार्मासिस्ट होते हैं। जब आप फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं तो होम्योपैथी में भी फार्मासिस्ट होते हैं। ठीक है, आयुर्वेद के भी जो लोग हैं वो भी है ना उसके जानकार। तो आप एक ओवरऑल जब आप चिंतन लेके चलेंगे कि भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी क्या स्थिति है, तो आपने कहा कि हेल्थ क्राइसिस, तो हेल्थ क्राइसिस तो बिल्कुल नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है, हेल्थ क्राइसिस नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास इतने आयुष के डॉक्टर्स हैं, हमारे पास आप लोग फार्मासिस्ट हैं, हमारे पास बाकी बहुत से जानकार लोग हैं, लेकिन हम क्रैश कोर्स किसको कराएंगे? 12 पास मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, मैन पावर है, गाइडेंस की कमी है। हमारे पास हनुमानों की कमी नहीं है, जामवंत की कमी है। तो हमारा पूरा देश हनुमानों से भरा हुआ है, जामवंत नहीं तो सही रास्ता बताए। तो आप में भी कुछ लोग जामवंत बने। और धर्मेंद्र जी आप कह रहे थे कि अगर सुन रहे हैं तो धर्मेंद्र जी ने बहुत काम किया है और वो थोड़ा सा और आगे आए, राजनीति बहुत हुई, ठीक है, और अब वो एक तरह से संवैधानिक पद पे हैं, तो उस पद को के हिसाब से अंदर और काम हो और तेजी से काम हो। आशुतोष सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे। जैसे आपने कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आयुर्वेदिक एलोपैथिक वर्सेस चल रहा था, जिसमें एक तरफ बाबा रामदेव थे और आईएमए की पूरी टीम शामिल थी। तो सर, जब चाहे डॉक्टर है तो आपको भी पता है कि मेडिसिन तो फार्मासिस्ट लोग बनाते हैं, जो रिसर्च फार्मासिस्ट होते हैं या जो मेडिसिन मेकिंग में फॉर्मुलेशन में काम करते हैं। और जब आयुर्वेदिक की भी बात आती है तो आयुर्वेदिक का कोई भी प्रोडक्ट है उसको भी फार्मासिस्ट ही बनाता है। तो सर, ये डिबेट तो मैं पत्रकारिता की नजर से आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एलोपैथिक फार्मासिस्ट और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के बीच होना चाहिए था, ये आईएमए के डॉक्टर और रामदेव बाबा के बीच होना चाहिए था? प्लीज इसमें आप प्रकाश डालिए। डॉक्टरों का काम ऐसा डायग्नोसिस करना। आशुतोष जी, एक चीज में बात करूंगा, मैं तो कह ही रहा हूं ना, फार्मासिस्ट के पास ये अधिकार है कि भाई फार्मासिस्ट के पास तो इतना अधिकार है जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस में नहीं है कि वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को लौटा सकता है। मैं सीधे बोल रहा हूँ, यहाँ पे इतना राइट है। अगर आप लोग के सारी चीजें हैं और अदर्स कंट्री में ये प्रैक्टिस में है, यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है यहाँ पे। इसके पीछे के जो कारण है, उस कारणों पे आप लोग को काम करने की जरूरत है, सबको ही मैं बार बार कह रहा हूँ। और जहां तक आयुर्वेद और अंग्रेजी पैथी की बात है, जो लोग ये कह रहे हैं, देखिए एक तरह से समझिए कि हीट एंड ट्रायल अंग्रेजी पैथी में चल रहा है। अगर मैं अब उसके इतिहास में जाऊंगा तो एंटीबायोटिक 1940 से पेनिसिलिन से लेकर के अभी तक कितने साल का इतिहास है अंग्रेजी का, आप खुद बता दीजिए। जो लोग हैं, आप फार्मासिस्ट लोग हैं, पेनिसिलिन आया और अभी तक हम लोग मान लीजिए कि 4th जनरेशन या 5th जनरेशन के एंटीबायोटिक पे हैं हम लोग, एक तरह जो भारत में चल रहा है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे मैंने इसके पहले भी लिखा था कि जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का दुरुपयोग अगर हम बढ़ा देंगे, यानी कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र मिला है तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दें हम सीधे, तो हमारे वो एक अलग डिबेट का विषय है। वहां पर भी सर, उसमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम ड्रग में लास्ट जनरेशन की ड्रग प्रिस्क्राइब कर देते हैं, सिफ्लिक्सिन से वो लोग शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मुश्किल से 3 महीने पहले की बात है। बिहार से एक पेशेंट आया, उसको घाव हो गया था पैर में, एक्सीडेंटल मामला था। वहां के डॉक्टरों ने मतलब हार्ड एंटीबायोटिक 3 महीने तक चलाया था, वो सूख नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि इसको काटना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे रोहित जी, आप शायद जानते होंगे, डॉक्टर मनीष जी से मैंने, न्यूरो सर्जन है, डॉक्टर मनीष से मैंने उसके बारे में बातचीत किया, सर्जन है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक बार आप दिखाइए। तो वो पेशेंट जब यहाँ पे आया, उसका वहां पे सिंपल कल्चर टेस्ट नहीं कराया गया था, बिना कल्चर टेस्ट के एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं। यहाँ पे मालूम चला कि उसके सारे हाई एंटीबायोटिक उस पे काम करना बंद कर दिए हैं, सिवाय सिप्रोफ्लोक्सासिन के और बैक्ट्रीम डीएस के, कोट्रिमोक्साजोल के। तो आप समझ लीजिए, आप तो फार्मासिस्ट हैं, तो कोट्रिमोक्साजोल और सिप्रोफ्लोक्सासिन ने काम किया और अगले 1 महीना में उसका घाव ठीक हो गया, जो कि पैर काटने की नौबत आ जाती। तो आपने बिना कल्चर टेस्ट कराए और आपने इतना हाई एंटीबायोटिक चला दिया। तो ये इसलिए हो रहा है कि वहां पे फार्मासिस्ट का मॉनिटर नहीं है और फार्मासिस्ट भी अपने अधिकारों को नहीं जानता।
राइट। और क्यों रोहित पूरी आबादी जो देश की आबादी जो बहुत जो ड्रग रेजिस्टेंस का शिकार होते जा रही है, क्योंकि हेवीली बहुत ज्यादा ही यूज और हो रहा है। दवाई खाना तो हमें जैसे लग रहा है कि एकदम हम लोगों ने शौक बना लिया है। दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, कमिफलाम खा लो, एनासिन खा लो, पैरासिटामोल खा लो, जैसे लगता है कि दवाई। कोई गुनगुना पानी पीना नहीं चाहता है। One thing, instead of being focused on these all type of discussion, everyone know, हम सभी जानते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की जो लास्ट 2 डिकेड्स में जो इंडिया में रेसिस्टिविटी बढ़ी है, ये अफ्रीका एशियन कंट्रीज में इस तरह की जो स्टैटिक्स आप देखेंगे, सर्च करें तो पता चलेगा कि इंडिया में जिस तेजी से रेसिस्टिविटी बढ़ी है उतनी कहीं नहीं बढ़ी है। उसकी वजह है कि डॉक्टर भी जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो या तो सेकंड थर्ड जनरेशन से डायरेक्ट कर देते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते, थर्ड जनरेशन से स्टार्ट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, और विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन पेशेंट को ये नहीं पता कि एंटीबायोटिक्स की मिनिमम डोज कितनी होती है और कितने डोज पे मैं अगर सही भी हो जाऊं तो मुझे कब तक डोज लेनी है। अब होता क्या है, टॉपिक है राशि जी, मैं इसको रोकूंगा आपको, ये डिफरेंट सब्जेक्ट है और इस पे हम लोग डिबेट प्रोग्राम अलग चलाएंगे। अभी मैं मीडिया का रिस्पेक्ट में ही बात करूंगा, बिकॉज अभी हमारे हेल्थ जर्नलिस्ट हैं, हमारे आशुतोष कुमार भी है, मीडियादारी है। मेरा जितना भी सवाल होगा मीडिया से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि अक्सर इतना क्लियर क्रिएट कर दिया जाता है भारत में कि भैया हमारे यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, हमारे पास हेल्थ क्राइसिस है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स नहीं है। तो क्यों नंबर ऑफ डॉक्टर्स ही ऐसे होंगे तभी हम अपने देश को कंट्रोल कर पाएंगे या महामारी से रोक पाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया को थोड़ा वर्कआउट करना की जरूरत है, या आप उन्हें कुछ सलाह भेजें? आपको नहीं लगता है सलाह ने नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स की कमी है ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। पहली बात, हमारे पास बिल्कुल हेल्थ क्राइसिस नहीं है, हेल्थ मैनेजमेंट की कमी। जब ओवरलोड ले लेगा तो कमी होगा ना, डायग्नोसिस भी करेगा और जब लिखेगा। आप समझो रोहित, मैं एक बात बता रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं पिछले दिनों बिहार में था, बिहार में एक विज्ञापन छपा और एक पैम्पलेट बट रहा था, सबके घर में आ रहा था मिनिस्ट्री की तरफ से एक तरह से, और उसमें प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया था जिसमें अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और ये जो भी कोविड के अभी प्रोटोकॉल है। तो यदि आप अखबारों में विज्ञापन देकर के प्रोटोकॉल छाप देते हो तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है आपको? राइट। अब बताइए। टोटली एग्री। तो इस तरह का मैनेजमेंट है, आपने दे दिया, मतलब क्या मतलब है? सबका नेचर, प्रत्येक इंडिविजुअल का नेचर अलग है। उसको पैरासिटामोल 650 mg चाहिए, उसको पैरासिटामोल 500 mg चाहिए, उसको पैरासिटामोल 325 mg चाहिए, सब अलग अलग है। लेकिन बिना ये जाने हुए हमने सबको 650 mg पैरासिटामोल, अजिथ्रोमाइसिन 500 mg, उसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन, उसके साथ सब हमने दे दिया। आओ भाई सर और इसके विवरण में भी फार्मासिस्ट, मेरा अब एक सवाल है रोहित, अब मेरा पत्रकार जाग रहा है, एक सवाल आप लोगों से, आप सभी फार्मासिस्टों से, क्या यह सही था? ये बिल्कुल गलत था सर। जो पूरा दवा वितरण है उसको कई लोग, एनजीओ लोग भी ना, लोकल लोग परचेस करके बांटे हैं। मैं कितने सारे ऐसे वीडियोस भी देखा हूं और लाइव भी देखा हूं। ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी को कोई दवा वितरण भी कराना है तो उसको फार्मासिस्ट हायर करना चाहिए, ताकि वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके सही तरीके से वहां पेशेंट कंप्लायंस प्रोवाइड कर सके। इसमें मेरा यही राय है। मतलब आपको जी एक बात कीजिएगा, एक चीज और मैंने देखा है कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि कोई पॉलिटिशियन है, दवाई वितरण कर रहा है, बांट रहा है और उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है पॉलिटिशियन के द्वारा जो दवाई वितरण किया जा रहा है। तो भैया ऐसे कैसे वितरण कर दोगे? कोई रसगुल्ला थोड़ी है आप वितरण कर दीजिएगा। तो इस पर भी मीडिया को सोचना चाहिए कि कहीं नहीं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है और उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह का मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बट इस तरह कोई ग्राउंड रिसर्च नहीं होता है और धड़ेले जो भी होता है मन में बोल दिया जाता है। तो यही कारण है, जो माइंड सेट होता है लोगों को नहीं आता है कि नहीं ये मेडिसिन के लिए एक फार्मासिस्ट की जरूरत है। तो कहीं नहीं, मुझे लगता है कि एज आप जर्नलिस्ट हैं तो भारत मीडिया जितने भी है, हमारे जितने भी टॉप चैनल्स भी है, चाहे वो डीएनए हो चाहे कुछ भी हो, तो एटलीस्ट उनको एनालिसिस दिखानी चाहिए कि हेल्थ सेक्टर में किसका किसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, डॉक्टर्स की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी प्रॉपर जेडी इस तरह मीडिया को एनालिसिस करके दिखानी चाहिए ताकि आम जनता को ही पता चले, कहीं उनके साथ वो गलत ना हो जाए कभी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे हर्ष यादव जी है, एक बार एक डॉक्टर उनको 1500 रुपए की दवाई लिख दिया, वो स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला भाई हमसे नहीं होगा, उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने 100 रुपए की दवाई लिखा। राइट, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। यहाँ पे मैं एक बात
रोहित जी मैं समझ गया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हेल्थ पूरा एक इकोसिस्टम है हेल्थ का, और इस इकोसिस्टम में जो फार्मासिस्ट है एक बहुत ही अहम किरदार निभा रहा है, और उस किरदार को ना तो डॉक्टर वो कह सकता है कि उसकी भूमिका नहीं है, और ना भी फार्मासिस्ट ये कह सकता है कि उसकी कम भूमिका है। तो यहाँ पे इस पूरे किरदार को ठीक से सभी लोगों को समझना होगा, पूरे इकोसिस्टम को समझना होगा वहां पे। और डॉक्टर ना तो फार्मासिस्ट डॉक्टर का क्रिटिसाइज करे और ना ही डॉक्टर फार्मासिस्ट का क्रिटिसाइज करे, दोनों मिल करके इस इकोसिस्टम को कैसे बेहतर करेंगे इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम क्या देख रहे हैं पिछले दिनों में आपस में लड़ रहे हैं, अरे भाई किस लिए लड़ रहे हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं? फाइनली हम सबका मोटो यह है कि इस देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सही रहे, लोगों को सुविधाजनक रूप से आराम से इलाज हो सके। तो इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हितधारक हैं, वो चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एक्सरे करने वाले लोग हो, या एएनएम हो, या नीचे अगर जाए तो आशा वर्कर हो, अगर गवर्नमेंट की उसमें बात करें, सबकी भूमिका है, और किसी की भी भूमिका अगर लैक होगी तो ये इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स करेगा। तो हमें सब भारत में मैं देखता हूँ कि जो कोई भी अपने रोल और जेडी के अकॉर्डिंग कोई काम ही नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स को देखता हूँ अपने डिस्पेंसिंग खोल रखे बैठ जाते हैं, तो खुलेआम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वायलेशन करते हैं, बट वो दूसरे को ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं भाई हमारा ये हक है, हमारा ये हक है। तो भाई जिनका हक है तो उनका तो आप छोड़ दो, खुलेआम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वायलेशन होता है। क्या वो कहीं से लगता है कि डॉक्टर को राइट है कहीं डिस्पेंसिंग खोलने का खुद का, और वो कर रहे हैं क्या? देखिए दो बातें हैं यहाँ पे। अगर डॉक्टर सरकारी डॉक्टर है, सरकारी नौकरी वो कर रहा है, और वहां पे वो 8 घंटा यदि प्रॉपर ड्यूटी दे रहा है, तो उसके पास समय ही नहीं बचना चाहिए कि वो प्राइवेट से जाकर के करे। और यदि वो प्राइवेट से कर रहा है तो फिर उसे सरकारी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, सिंपली। या तो प्राइवेट करे या सरकारी करे। या अब तीसरी बात जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि वो यदि सरकारी डॉक्टर है, उसके बाद भी यदि उसे समय बचता है और उसके पास कोई आ गया, तो वो अपने आप को सरकारी डॉक्टर ही समझे, फिर वो अपने आप को प्राइवेट ना समझे। और उसका इलाज वो उस तरह से करे, वो बेशक वो अपने घर पे करे या कहीं करे, क्योंकि एक डॉक्टर का जो अपना नियम है कि किसी भी मरीज को कहीं भी कभी भी कोई मरीज उसके पास आ सकता है 24/7, तो उसका उपचार करे एक सरकारी डॉक्टर के रूप में। एक बात। दूसरी बात यह है कि सरकारों ने क्या कर रखा है कि डॉक्टर को 40,000 रुपए देंगे और चाहेंगे कि एमबीबीएस डॉक्टर आगे काम करे। 50,000 रुपया देंगे और उनको आप बुलाएंगे कि भाई साल भर के लिए आपको आना है, 3 महीने के लिए आना है। तो आपने ये कौन सा मजाक है भाई? एक डॉक्टर का मतलब है कि उसको 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीने का आप दीजिए प्रॉपर, और प्रॉपर काम लीजिए, मजाक मत कीजिए। एक डॉक्टर को जितना बनता है उतना दीजिए और प्रॉपर काम लीजिए। तो वहां पर सर फार्मासिस्ट की तो आज तक 10 साल में अगर देखेंगे तो एडहॉक की पोस्ट ही निकलती है, संविदा भर्ती चलती है, जिसमें 12,000 जाता है सर एनएचएम एनआरएचएम में फार्मासिस्टों का। तो उस फार्मेसी की नौकरी को कौन पकड़ेगा बताइए? आज के देश में महंगाई को देखिए, और एक फार्मासिस्ट 8,000 12,000 में अपना घर चला लेगा क्या? नहीं, ये तो कैडर है ना आप लोग का कितना है? सर कैडर ही नहीं बना हुआ है फार्मेसी में, केवल कुछ ही स्टेट हैं जहां कैडर बन पाया है, नहीं तो फार्मासिस्ट के जॉब से एंट्री करता है, रिटायर भी फार्मासिस्ट होके करता है। हाँ, ये जो मुद्दा है इस पे काम करने की जरूरत, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुद्दागत काम करने की जरूरत है फार्मासिस्टों को। तो फार्मासिस्ट सबसे पहले जो पे स्केल है काफी हो चुका है और 1 घंटे का अपग्रेडेशन की जरूरत है। एग्जैक्टली करके कमेंट दे लूंगा। राशि जी आप क्या मतलब आप जो भी अपना कमेंट्स दीजिए, लास्ट कंक्लूजन क्या है, देन डिबेट को खत्म करेंगे। 1 घंटा हो गया है। हाँ, बस मैं भी लास्ट ही वर्ड बोल रहा हूँ। सबसे पहले जो प्राइमरी जो हम लोगों की जो एक एम है कि फार्मासिस्ट को जो उनका अधिकार है, कम से कम उनकी जो पे स्केल जो है उसके अपग्रेडेशन पे हम लोगों को काम करना चाहिए। एक हेल्थ केयर हो करके डिमोटिवेट रहना, 12,000 की नौकरी करना, 15,000 की नौकरी करना, वो भी आजकल के इस जब हर जगह जो सैलरीज हैं वो हाइक हो रही हैं, और फार्मासिस्ट की एक मिनिमम सैलरी है, उसको हमें एक अधिकार दिलाना, ये हमारी एक सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली चीज।
और जो इसमें पीसीआई में जो कमियां हैं उसको तो हम अगले इसमें जब एक पूरी तरीके से संगठित हो जाएंगे और फिर जो हमारे लॉयर्स हैं या जो भी हम उनसे मशवरा करके या उनसे हम बात करके जो भी हम लोग एक संगठित तौर पे जो हम कर सकते हैं। आशुतोष जी, आपकी इसमें क्या मतलब आपकी कुछ एडवाइस कि हम कैसे संगठित करके हम एक पीसीआई को चैलेंज। राशिद जी, मैं भी अंत में मैं वही जितने हमारे फार्मासिस्ट मित्र हैं, साथी हैं, जो मेरा सुझाव है, जो सलाह है और जो मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पे आप लोग चूक जाते हैं, मतलब एक तरह से समझिए कि बॉल कोई भी गुगली डाल करके आपको बोल्ड कर देता है, तो आप बोल्ड ना हो, ठीक से आप रहें और सशक्त रहें। वो कमी बस इसी बात की होती है कि आप लोग इंडिविजुअल हो जाते हैं और इंडिविजुअल से उठ करके आप 10 पॉइंट मुद्दा, आपका क्या मुद्दा है, और उस 10 पॉइंट पे आप अपने फार्मासिस्टों को जोड़ना शुरू कीजिए, जिसका कोई संगठन नहीं होगा, कोई नाम नहीं होगा, 10 पॉइंट आपका संगठन होगा कि यह काम करना है। ठीक है, जब 10 पॉइंट पे आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस 10 पॉइंट में से आज 1 पॉइंट रिजॉल्व हो गया, चलिए 9 बचा है। तो उद्देश्य पहले निर्धारित कीजिए, एम अपना निर्धारित कीजिए और उस एम के हिसाब से कोई संगठन मत बनाइए। सामान्य रूप से एक ग्रुप रहिए, 10 लोगों का एक एकेडमिक ग्रुप रहिए आप लोग, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और वो फाइट कीजिए। आप देखिए कितने तेजी से आप आगे बढ़ते हैं और सबका समर्थन लीजिए। जितने संगठन, किसी संगठन का विरोध नहीं करना है, सब लोग सपोर्ट करें। आशुतोष जी, मैं तो चाहता हूं कि हर एक कैडर से एक ये बने, जो आप 10 लोगों की टीम बोल रहे हैं, 10 एकेडमिशियन हो, 10 जो है वो इंडस्ट्री से हो, 10 जो है वो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सब लोग रहे, लेकिन कोर टीम 4, 5, 7 लोगों की बनाइए, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान जब बनता है तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है, तो आप एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाइए और वो कमेटी बाकी लोगों से कंसर्न करके उनका सुझाव मांग करके एक मसौदा तैयार करे कि एक्चुअल में आप लोगों की समस्या क्या है और किन किन बिंदुओं पे काम करना है, और उन बिंदुओं पे सिर्फ चर्चा हो। आप लोग फालतू की बातों में हो जाते हैं। बिल्कुल जी, मेरा तो यही कहना है। अगर ये हो गया तो मतलब मैं तो पिछले 6, 7, 8 वर्षों से कह के थक गया। मैं अब धीरे धीरे शांत हो गया। मुझे लगा कि आप लोग यहाँ से कोई कुछ होना जाना नहीं है, आप लोग सिर्फ बोलते हो, करना कुछ नहीं है। तो करना है तो इस तरह से कर। ये आग जली है, धुआं दूर तक उठेगा। नहीं, आग तो जली हुई है बहुत दिन से, धुआं भी उठ रहा है। चलिए, मैं हर जी आपका कुछ कमेंट्स हो लास्ट क्या चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या मीडिया से है? एक्चुअली टॉपिक हमारा कुछ और था, हम बहुत नहीं सर, रोहित सर, मैं सबसे पहले बहुत बधाई दूंगा कि जैसे हमने टॉपिक लिया था पत्रकारिता की नजर में फार्मासिस्ट का, आशुतोष सर ने बहुत सारी ऐसे आयाम को छुआ है जो जितने भी एसोसिएशन वाले देख रहे हैं या फार्मेसी के जितने भी व्यूअर हैं, हमारे जो मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक जाएगा वो इससे जो पॉइंट्स निकले उनको नोट डाउन करें और उस पर वर्क करें, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है सभी के लिए कि क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि आशुतोष सर डायरेक्टली फार्मासिस्ट कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, वो पत्रकारिता की तरफ से एक प्रकाश डाले हैं, वो किस तरीके से इस चीज को देखते हैं। तो इस चीज का यूटिलाइजेशन सारे एसोसिएशन को बड़ी जोर शोर से करना चाहिए और स्टूडेंट है उनको सीख लेनी चाहिए कि क्या एक्चुअल में चल रहा है, करंट स्टेटस। फार्मासिस्ट की आवाज की पेज से आपको हमेशा सच्चाई ही पता चलेगी और इसमें हमेशा नए लोग अलग अलग क्षेत्र विशेष से आके आपको बताएंगे कि क्या कमी है और हमको उसमें सुधार करना है। कमियां सब में होती है, हमें सुधार करना है और आगे बढ़ना है। लास्ट में आखिरी सवाल इस सेशन का लूंगा आशुतोष कुमार जी के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक से रिलेटेड ही है। क्या आशुतोष जी आपको लगता है कि जो हमारे जो मीडियाज हैं, जो उनको थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है हेल्थ सेक्टर के बारे में, क्योंकि इस तरह के जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिलता है, जो कि वही मैसेज लोगों को जाता है। तो आपका लास्ट कमेंट चाहूंगा इस पे। जी बिल्कुल रोहित जी, आपके बात से मैं सहमत हूँ कि खासतौर से स्वास्थ्य एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। और जब स्वास्थ्य के बारे में आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, आप पिछले 8 सालों का मेरे आर्टिकल्स निकाल के देख लीजिए। मैं जब भी लिखता हूँ तो बहुत ही समाधान परक होके, समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन एक्चुअल में एट ए टाइम उस समय समाधान क्या है, क्या करे सामने वाला, उस पे फोकस्ड होके यदि हमारी मीडिया, हमारे लोग काम करे तो हमें लग रहा है कि हम लोग समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। विवाद तो बहुत है, विवाद करने की जरूरत नहीं है, समाधान करने की जरूरत है। और चूंकि फार्मेसी का इतिहास भी बहुत लंबा हो चुका है, 60, 70, 80 सालों का एक तरह से अभी का इतिहास है अपना, तो अब हमारे पास सब कुछ है।
समाधान क्या है उस पे सभी लोग काम करें और समाधान निकालें, यूनिक समाधान निकाले। और मैं एक जाते जाते रोहित जी आपको एक काम देके जाता हूं, आप लोग आपस में, मैं चाहता हूं कि फार्मासिस्टों का एक आप जैसे फार्मासिस्ट की आवाज है उसी तरह से पीसीआई वो काम कर रही है कि सबको रजिस्टर्ड कर रही है, जिसकी बात राशिद जी कर रहे थे, एक ऐप आप डेवलप कीजिए जिसमें सभी लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करें और उस ऐप पे आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहे कि स्टेट वाइज कितने लोग, वो एक तरह से समझिए कि सूचना है कि हम फार्मासिस्ट हैं, वी आर फार्मासिस्ट, वो अपना पूरा एक डाटा तैयार हो, एक नेशनल डाटा तैयार हो, ताकि कोई भी काम किसी भी स्टेट में आप लोगों को करना हो तो आप अपने फार्मासिस्ट साथियों के साथ मिल करके कर सके। इसके लिए एक ऐप तैयार कीजिए, सामान्य एक ऐप बनाइए और उसमें सब लोगों का डाटा इकट्ठा करवाइए। ठीक है, मेरी तरफ से लास्ट पॉइंट यही रहेगा कि जो जितने भी हमारे भारतीय मीडिया हैं उनको एक बार एनालिसिस करनी चाहिए, खासकर हेल्थ सेक्टर के बारे में, उसके बाद ही जो भी इंफॉर्मेशन देना हो तभी दें, बिकॉज इस समय एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो तो वही मैसेज लोगों के पास जाता है। खासकर वो झोला शब्द का शब्द इस्तेमाल किया तो उससे कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी चीजें एनालिसिस किया हम लोगों ने, तो कहीं ना कहीं लगा कि रॉन्ग मैसेज आता है, और जो जिनका जो काम है उसी के हिसाब से वो अपना प्रोग्राम चलाएं, ताकि इवन हमारे जो आशुतोष सिंह जी ने अपने वही बात रखा, तो कहीं ना कहीं वर्क करने की जरूरत है। लास्ट में मेरे तरफ से यही रहेगा। थैंक यू सो मच हर्ष यादव जी, आशुतोष कुमार जी, थैंक यू सर जी, जो आपने इतना कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू की आवाज, आपकी आवाज, आप सभी जुड़े, थैंक यू सो मच गाइज।